हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली? हम लोगों ने बात कर ली अबाउट द इंट्रोडक्टरी थिंग्स, जिसमें हमने ब्रीफ किया अबाउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा अबाउट हमने उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर किया और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किया। और इन सब की जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके उसे ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सो रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब इसमें आप सोचेंगे कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनटेक भी तो होता है, बट रेस्पिरेशन इज़ एक्चुअली टू टाइप्स। रेस्पिरेशन में दो तरीके से होता है। एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एयर यूज़ होती है, यानी कि O2 का प्रेजेंस होता है। तो रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। इसमें बेसिकली जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज जो है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये जो है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी इसमें 6 कार्बन्स होते हैं। तो ये जो इस प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसको ब्रेक डाउन करना टू फॉर्म एनर्जी। तो जब ये होता है तब इसके साथ मिलता है हमें CO2 प्लस वाटर रिलीज़ होता है। इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो अब बात करते हैं एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो हर केस में जो है स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दिस इज़ ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज क्या है? इज़ अ 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट इज़ 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बेसिकली इन दोनों के बीच में एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ये प्रोसेस ज़रूर होता है। और ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। पायरुवेट क्या है? इट्स अ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसमें 3 कार्बन होते हैं। अब 3 कार्बन है, 6 कार्बन से 3 कार्बन का अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं। और ये सब प्रोसेस हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बना, और इसमें भी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, पर इतनी नहीं जितनी हमको फुल रेस्पिरेशन में मिलता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ये प्रोसेस होगा ही। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे और कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। अब आगे पायरुवेट से क्या बनेगा, उसका जो फेट है, उसकी जो डेस्टिनी है, वो ये डिसाइड करेगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। अगर जैसे कि हमारे पास यीस्ट होता है, तो यीस्ट में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तब क्या बनता है? तब बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज़ होती है। इथेनॉल का फॉर्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। इट्स C2H5OH। C2 यानी कि इसमें 2 कार्बन होता है, और इथेनॉल इज़ अ एल्कोहल। ठीक है, C2H5OH इसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं फुल एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है? दिस इज़ द रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड अगर बात की जाए इनके डिफरेंस में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके कंपैरिजन में उससे बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है ये कौन सी रिएक्शन जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में कभी कभार ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है जब हम लोग जैसे कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए जो ऑक्सीजन होता है वो सफिशेंटली उसे नहीं मिल पाता है। तो यूजुअली हमारी मसल्स में ये सब होता है। जब हम कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो
पायरुवेट से वो ग्लूकोज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है तो वो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाता है। इसीलिए पायरुवेट से सीधा एनर्जी नहीं बन के लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सीधा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, ये ध्यान देने की चीज़ है। पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, बल्कि लैक्टिक एसिड बनता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और क्रैम्प्स पड़ते हैं। जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी फुल रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो ग्लूकोज से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, फिर इससे बनता है पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और इसलिए क्योंकि ये 3 है तो 6 कार्बन से अगर 3 कार्बन जा रहा है तो ऑब्वियसली पता चल रहा है हमें कि 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब पायरुवेट से आगे क्या होगा, ये 3 जो है केसेस हो सकते हैं। या तो फुल एरोबिक रेस्पिरेशन हो, जब एरोबिक यानी कि एयर यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर, तब ये रिएक्शन होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी और इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा केस होगा एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रही है लेकिन ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये यूजुअली हमारे मसल्स में होती है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट जो कि यीस्ट में होता है, जो हमारा एल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। तो एल्कोहल बनेगा जो कि इथेनॉल है। एल्कोहल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं बट बेसिकली कौन सा एल्कोहल बनता है, इथेनॉल, जो कि एक 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा। फिर उसके बाद CO2 रिलीज़ होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। सो दिस वाज अबाउट कि एरोबिक और एनारोबिक में कैसे डिफरेंस करें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें, ये तो हो गया, हमें पता चल गया साइटोप्लाज्म में होता है। ये होता कहाँ है, सो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रही है एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसलिए ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देख लिया, जो जिस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी इससे ही डिपेंड करता है कि आगे क्या बनेगा, आगे लैक्टिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सिर्फ। तो ऑक्सीजन हमने देखा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का इनटेक कैसे किया जाता है। तो प्लांट्स हो गए, वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इन सब में जो ऑक्सीजन का इनटेक करने का तरीका है वो सब अलग होता है। और वो इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो अब अगर बात करें हम लोग प्लांट्स के केस में, तो अगर प्लांट्स के बारे में हम बात करें तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली इन फोटोसिंथेसिस कि जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कब होता है, यूजुअली रात के वक्त, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब रेस्पिरेशन होता है रात को। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है इसमें वही चीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन का इनटेक होता है। और ये सब बेसिकली कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा। तो प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, स्टोमेटा का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ द ऑक्सीजन। अब सेकंड आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमें पता है फ़िश के केस में होता है गिल्स। तो कोई भी जो फ़िश होती है वो क्या करती है, अपने गिल्स के थ्रू वाटर पास कराती है। और जब वाटर उनके गिल्स के थ्रू पास होता है तो वो फोर्स करती है उस वाटर से जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो उनके ब्लड में चली जाती है और फिर वो उस वाटर को बाहर पास आउट कर देती है। अब अगर हम कंपेयर करें वाटर का ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और एयर का डिज़ोल्व ऑक्सीजन, तो वाटर में हमेशा ही जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हमें मिलेगा। तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट या फिर उनका ब्रीदिंग रेट, नॉट रेस्पिरेशन रेट बट ब्रीदिंग रेट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो एक्वेटिक के केस में, एक्वेटिक एनिमल्स के केस में जो ब्रीदिंग रेट होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होता है। अब बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, इनके भी जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं
कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं उनकी भी अलग से डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स के पास लंग्स होते हैं, लेकिन उनके पास जो स्किन होती है उसके थ्रू भी वो जो है ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं, और ये यूजुअली तब होता है जब वो पानी में होते हैं। तो जो फ्रॉग्स होते हैं उनका इस तरह से जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। अब टेरेस्ट्रियल की जब हम बात करें तो यूजुअली लंग्स होते हैं विच आर द मेन ऑर्गन, पर पूरा रेस्पिरेशन अगर सिस्टम देखें तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जैसे कि ह्यूमंस हो गए या फिर किसी भी टाइप का एनिमल ले लो, डॉग्स ले लो, कैट्स ले लो, इनमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं इनका ज़रूरत क्या होती है, इनकी फॉर्मेशन इस तरीके से की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सरफेस एरिया हो। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे और इसीलिए जो है ऑक्सीजन का इनटेक वो ईजिली कर पाएंगे और डिफ्यूजन ईजी होगा। तो इसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ, टेरेस्ट्रियल के केस में जो ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके। वो कैसे, हम आगे बात करेंगे। तो इनका सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ होता है तो डिफ्यूजन में हेल्प होता है। तो इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, इसीलिए ये यूजुअली किसी प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में जो लंग्स होते हैं दोज आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। तो रिब केज उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है, और रिब केज इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑल्सो। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अबाउट हाउ ह्यूमंस ब्रीथ, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। हमने बात कर ली एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, अब बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो हम लोग ब्रीथ करते हैं थ्रू आवर नोज़, जो कि नॉस्ट्रिल। तो हम नॉस्ट्रिल या फिर नोज़ जो होती है उसके थ्रू हम लोग एयर लेते हैं। फिर नोज़ में होते हैं दो चीज़ें विच इज़ द नोज़ हेयर एंड म्यूकस। तो इनका क्या काम होता है, दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द एयर। तो हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो इनका काम होता है कि उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लें। म्यूकस और नोज़ हेयर जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं कि वो डर्ट को मैक्सिमम जो है वो ट्रैप कर लें और हमारे सिस्टम के अंदर ना जाने दें। फिर उसके बाद आता है विंड पाइप या फिर ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं। ट्रैकिया की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। इनका क्या रोल होता है कि ये जो उस विंड पाइप को कोलैप्स ना होने दें, तो ये उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर बात करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। ब्रोंकाई जो ट्रैकिया है वो लंग्स में एंटर होता है और डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि ये ट्रैकिया है, जैसे ही लंग्स आते हैं वैसे ही डिवाइड हो जाता है और इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये यहाँ पर हमारे लंग्स आ गए, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकाई है ये ट्रैकिया से डिवाइड होती है, ट्रैकिया डिवाइड होती है और ब्रोंकाई बना लेती है। और ये ब्रोंकाई जो है ये भी, इसमें भी कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं फॉर द सेम पर्पस, फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फिर ये जो ब्रोंकाई है वो अगेन एंड अगेन जो है वो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की स्पेशलिटी ये होती है, दीज आर बेसिकली एयर सैक्स। इसमें एयर जो हम लोग ने इनहेल किया वो आती है और इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स। इसमें होती है ब्लड वेसल्स और यहीं पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है और ब्लड में जो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस एल्वियोलाई में आता है फॉर एक्सक्रीशन। तो एल्वियोलाई का मेन काम होता है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते होते एट द एंड एल्वियोलाई होता है। और ब्रोंक्यूल्स का जो एंड का पार्ट है उसमें कार्टिलेज नहीं होते, कार्टिलेज रिंग्स नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब रेस्पिरेशन, अब एल्वियोलाई तक डिफ्यूजन हो गया तो ये जो ऑक्सीजन हमें मिल गई ये पूरी बॉडी में कैसे जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो चाहिए हमारे सेल को, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन मिल गई तो उसका तो सिंगल सेल है तो वो ईजिली पूरा अपना काम वहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली लार्ज ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस होते हैं, तो उनके केस में अगर डिफ्यूजन होने लगा
तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे टो के टिप तक जाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। तो डिफ्यूजन इज़ नॉट एन ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस के केस में। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के केस में जो ब्लड है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन ही क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी यानी कि इसका जो बॉन्ड है ऑक्सीजन से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो इतना स्टेबल नहीं बनता, तो इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। और जब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी ईजिली सोल्यूबल इन वाटर। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाता है। प्लाज्मा वी नो इज़ मैक्सिमम वाटर। तो जो CO2 है वो प्लाज्मा के साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन उसका करता है। तो प्लाज्मा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर CO2 चला जाएगा, और हीमोग्लोबिन भी उसके साथ साथ जो रेड ब्लड कार्पसेस होते हैं, RBC जिसे हम कहते हैं, उसमें होता है हीमोग्लोबिन। दैट्स व्हाई दे आर रेड, एंड हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली, पर अगर बात करें कि ऑक्सीजन हम लोग एक्चुअली इनहेल कैसे करते हैं, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म होता है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो रिबकेज है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो रिबकेज जो है ये लिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। और जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो होता है इट्स प्रेजेंट हियर, इस जगह पे जो लंग्स है उसके नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, डायफ्राम जो है वो एक कर्व्ड शेप में होता है, जैसे ये ना, तो ये से कर्व्ड शेप में होगा, और यहाँ पर रिबकेज होंगी। तो रिबकेज जब लिफ्ट हो जाते हैं, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब रिबकेज ऊपर हो गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो लंग्स को फैलने की जगह मिलती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आप खुद ही देखोगे दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो अब इस लंग्स वाले पार्ट में प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो गया है इन रिस्पेक्ट टू जो हमारे सराउंडिंग्स में एयर प्रेशर है। तो हम सबको पता है दैट कोई भी चीज़ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर प्रेशर हो गया हाई, यहाँ पर हो गया लो, तो एयर क्या है, अंदर की तरफ जाएगी, एंड दैट्स वाई हम लोग इनहेल कर पाते हैं। तो ये हो गया इनहेल का। अब यहाँ पर डिफ्यूजन वगैरह हो गया। अब क्या होता है, रिबकेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तब क्या होता है, जो लंग्स हैं वो वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का प्रेशर है, क्योंकि एयर तो उतनी ही नहीं, यहाँ पर डिफ्यूजन, अगर ऑक्सीजन बाहर जाती है, अगर ऑक्सीजन को ब्लड लेके चला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो अंदर आ जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो अंदर का प्रेशर है वो उतना ही है, पर वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर अगर देखा जाए बाहर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया अंदर, तो जो प्रेशर है वो यहाँ पर अब बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द आउटर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, तो अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो एयर है वो जो है वो बाहर चली जाएगी, और इस तरह से एक्सलेशन हो जाएगा। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट ऑक्सीजन का या फिर एयर का, नॉट ऑक्सीजन, एयर का, वो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए एल्वेओलाई जो है उनको हमेशा एक प्रॉपर टाइम मिलता है, एक इनफ टाइम मिलता है फॉर द डिफ्यूजन। तो इसीलिए अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो तब भी जो आपकी लंग्स है उसमें से पूरी तरीके से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती, उसमें हमेशा एक रेसिडुअल कंटेंट होता ही होता है। प्लस जो ट्रैकिया है, जो पूरा पैसेज है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एयर का कंटेंट रहता ही रहता है, और उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एनर्जी अब हमने प्रोड्यूस कर ली, हमने सब कुछ देख लिया, हमने इनहेलेशन एक्सलेशन देख लिया, हम लोगों ने बात कर ली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के बारे में थ्रू एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस। अब हमारे पास एनर्जी आ गई, पर वो एनर्जी स्टोर कैसे होगी, किस फॉर्म में स्टोर होगी? तो वहाँ पर आता है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी विच इज़ ATP। तो क्या होता है,
ADP, नॉट ATP, ADP यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये जो है इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है जब हम इसमें एनर्जी डालते हैं। तो ADP प्लस फॉस्फेट जो है हमको देता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये एनर्जी इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगी और जब भी कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक यानी कि उसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब क्या होगा, ये ATP वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा अगेन इनटू ADP एंड फॉस्फेट। तो ये जब फॉस्फेट लिंक टूटेगा तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है देयर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इसमें वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उस एंडोथर्मिक रिएक्शन को करने में हेल्प करेगी। तो जब एक लिंक इस तरह से टूटता है तो अराउंड 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जब 1 मोल ऑफ ATP ब्रेक होगा अबाउट इनटू ADP एंड फॉस्फेट तो 30.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर याद करें। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।